Today we are going to discuss one of the most important topic of cyst, that is radicular cyst. In a day-to-day dentistry practice, you all will come to see a type of cyst in your day-to-day practice, that is radicular cyst. According to the Schaeffer's, we all know what is radicular cyst is. Let's come to discuss the main point in the radicular cyst that you all should know how it happens is radicular cyst is an odontogenic cyst or inflammatory cyst and epithelial cyst. What it means is जो यह रेडिकुलर सिस्ट है एक ओडोंटोजेनिक ओरिजिन का है, टूथ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट करता है। एक इन्फ्लामेटरी सिस्ट है, इन्फ्लामेशन होता है, इसमें पेरिअपाइकल इन्फ्लामेशन होता है। और एपिथेलियल सिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलासेज का इसमें कहीं ना कहीं रोल है। कमिंग फ्यू सेकेंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलासेज किसको बोलते हैं। वैसे आपने डीएडीएच फर्स्ट ईयर में ये पढ़ रखा है। इस सिस्ट का दूसरा नाम भी है क्योंकि इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है, दैट इज पेरीअपाइकल सिस्ट। एपेक्स के जगह पे यह सिस्ट है, रूट का जो एपेक्स पोर्शन होता है वहां पे यह सिस्ट है, इसलिए पेरीअपाइकल सिस्ट या फिर अपाइकल पेरियोडोंटल सिस्ट या फिर रूट एंड सिस्ट। आप यह देख सकते हैं कि मान लिया कि यह टूथ है हमारा और इस टूथ के रूट एंड पे यह सिस्ट हमें फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मैं कह सकता हूं कि यह एक रेडिकुलर सिस्ट है। सबसे कॉमन सिस्ट का अगर बात किया जाए, वाइवा में पूछा जाता है कि सबसे कॉमन सिस्ट क्या है, तो हम कहते हैं कि रेडिकुलर सिस्ट इज द मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक सिस्ट। वर्ड याद रखिएगा, ओडोंटोजेनिक सिस्ट। अब मैं पूछता हूं आपसे या फिर हमसे वाइवा में पूछा जाता है कि रीजन क्या है रेडिकुलर सिस्ट फॉर्मेशन का, तो किसी भी तरीके का इन्फेक्टिव टूथ, किसी भी तरीके का केरियस टूथ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है केरीज, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो आते हैं वो केरीज के आते हैं और हमें उनमें जरूर ध्यान देना है कि ये केरीज अगर आरसीटी का केस बन चुका है तो एक बार रेडिकुलर सिस्ट के बारे में जरूर सोचिएगा। उसके बाद किसी भी तरीके का फ्रैक्चर टूथ। अब बात करते हैं कि कैसे केरीज जो है या कोई इन्फेक्टेड टूथ जो है वो एक रेडिकुलर सिस्ट को जन्म देता है, गिव राइज टू अ रेडिकुलर सिस्ट। आइए, जो केरीज टूथ है या इन्फेक्टेड टूथ है, आपको पता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, किसी भी तरीके का टॉक्सिन्स या फिर एसिड का रिलीज करते हैं। ये एसिड या टॉक्सिन पेरिअपाइकल इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ये पेरिअपाइकल इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट करता है एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलासेज को। एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलासेज मैंने आपको शुरू में बोला था, मैं बताऊंगा। एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलासेज जो होता है वो रेमिनेंट ऑफ हर्ट्स को बोलते हैं, हर्टविग एपिथेलियल रूट सीथ। उसके रेमिनेंट्स को मैं एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलासेज कहता हूं। अब एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलासेज एक्टिवेट हुआ, कोई भी सेल जब वो एक्टिवेट होता है या स्टिमुलेट होता है तो प्रोलिफरेशन करता है, डिवाइड करता है। फिर से डिवीजन शुरू हुआ, ग्रोथ शुरू हुआ और सेल का नंबर इंक्रीज कर गया है। जब सेल का नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा उस एरिया में। इनलार्जमेंट को ही मैं पेरिअपाइकल ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कहता हूं। ये पेरिअपाइकल ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ है और जो पेरिअपाइकल ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ उसमें किसी भी ग्रैनुलोमा में दो पार्ट होता है, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट है उसमें तो डिवाइड नहीं हुआ, बट इनर पार्ट में क्या हुआ, इनर पार्ट जो होता है वह डिवाइड हो गया न्यूट्रिशन से, उसमें न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं गया। उसकी वजह से हुआ क्या, लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस हुआ। ऑलरेडी पल्प का नेक्रोसिस हुआ था, अब लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस हो चुका है। लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस जो है हमने पैथोलॉजी सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस एक इंपॉर्टेंट नेक्रोसिस होता है। इसके अलावा केजियस नेक्रोसिस एंड अदर नेक्रोसिस के टाइप्स हैं, वो आपके लिए अभी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एपिथेलियम का नेक्रोसिस हुआ और इसकी वजह से एक एम्प्टी स्पेस का क्रिएशन हुआ। जो एम्प्टी स्पेस बना यही बाद में चल के सिस्ट कहलाएगा और दैट विल बी परफेक्टली कॉल्ड एज अ रेडिकुलर सिस्ट। अब मैं बात करता हूं आपसे ग्रैनुलोमा। ये भी सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में पढ़ा है हमने, ग्रैनुलोमा होता क्या है। जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं कि ग्रैनुलोमा एक हाईली वेस्कुलराइज्ड, ब्लड वेसल्स बहुत सारे होते हैं इसलिए हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया होता है जिसमें लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल और कहूं ऐसा तो डिफेंस सेल जो होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के सारे सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैं कह सकता हूं इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट,
ये इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट पे मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि जब हिस्टोपैथ फीचर देखेंगे रेडिकुलर सिस्ट का, ये बहुत क्लियरली विजुअल होता है इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट, और यही प्लाज्मा सेल आपको याद होगा रुस्टन बॉडी और रसल बॉडी में फॉर्मेशन लेता है। ये आपको याद होगा रसल बॉडी को या रुस्टन बॉडी को हाइलाइन बॉडीज भी कहते हैं। इयोसिनोफिलिक स्टेनिंग लेता है वो बात का बात है, पहले यहाँ पे देखते हैं कि सबको इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट कहते हैं। और इसमें जाइंट सेल भी प्रेजेंट होता है। ये जाइंट सेल बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है इसका, क्योंकि जब हिस्टोपैथ फीचर देखेंगे उसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि कैसे केरीज, इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि कैसे केरीज जो है सिस्ट में फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे केरीज हुआ, कोई पेशेंट शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, पेशेंट को क्या हुआ कि केरीज का फॉर्मेशन हुआ। अब धीरे धीरे वो पल्प को नेक्रोज किया, पल्प को इन्फिल्ट्रेट किया, उसके बाद उसने क्या किया, वहां पे पेरियापाइकल इन्फ्लामेशन हुआ और बाद में ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ। यही ग्रैनुलोमा बाद में चल के हमारा सिस्ट का फॉर्मेशन कर दिया। एक एंडोडोंटिस्ट के टर्म में बात करूं तो इसको बेस सिस्ट कैसे कहते हैं। जब कोई भी सिस्ट वह कोई भी ग्रैनुलोमा जब आइलैंड्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं किसी भी जगह पे, जो एपिथेलियल सेल्स में स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स जो प्रेजेंट है, अगर वो सिस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द सिस्ट, और वह ओडोंटोजेनिक डेवलप करता है, आइलैंड्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम का जनरेशन होता है या डेवलपमेंट होता है किसी भी ग्रैनुलोमा में बिना किसी सिस्ट के फॉर्मेशन को, तो इन द टर्म्स ऑफ एंडोडोंटिस्ट रेफर किया जाता है इसको बेस सिस्ट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडिकुलर सिस्ट। अब नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूंगा आपसे इसका रेडियोग्राफिक फीचर, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर, ट्रीटमेंट प्लान एंड देयर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो थैंक यू ऑल।